Hello, friends. Welcome you to my YouTube channel, Engineer at Home. So, here we will be getting all the clear and in depth understanding of Java. Hopefully, this channel will help you to understand the Java topic in very clear and in depth manner. And if you like my efforts, so I request you please do subscribe and like my channel so that I can get motivated to bring very good videos to you. Thanks a lot and keep watching. So, without any further delay, let's start our first topic, that is collection framework in Java. We all know that how collection framework is important in Java, so let's start that. Okay, collection framework ये क्या है? What is collection framework? So अगर मैं जाऊँ तो हाँ, तो व्हाट इज कलेक्शन, पहले हम लोगों को जानना है कि कलेक्शन इन जेनेरिक ये वर्ड होता क्या है। कलेक्शन हम किसे कहते हैं? अगर हम लोग मान लीजिए कुछ भी ग्रुप में लेके आते हैं, जैसे कोई सोचिए कोई ग्रुप ऑफ आइटम्स हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्शन। हम कहीं भी जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इस चीज़ का कलेक्शंस मुझे दिखाइए, क्योंकि जैसे हम लोग लड़के लोग जब ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि इयररिंग्स का कलेक्शंस दिखाइए, मतलब ये ग्रुप ऑफ इयररिंग्स मुझे दिखाइए। तो ये हो गया है कलेक्शंस, ठीक है। तो अभी ये कलेक्शन जावा में कैसे होता है? तो व्हाट इज कलेक्शन इन जावा? पहले हम लोग जान लिए व्हाट इज कलेक्शन, दैट इज अ ग्रुप ऑफ आइटम्स ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन थिंक अबाउट। अभी बोल सकते हैं कि जावा का कलेक्शन क्या है। सिमिलरली जावा में भी कलेक्शन है, तो कलेक्शन जावा में क्या है? द कलेक्शन इन जावा इज अ फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है that provides an architecture to store and manipulate the group of object। ये एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। आर्किटेक्चर मतलब एक ढांचा प्रोवाइड करता है। वो ढांचा हमारा क्या काम आता है? हमारे लिए वो स्टोर एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। मतलब एक कलेक्शन, जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको एक फ्रेमवर्क देगा जहां पर आप जिसको यूज करके आप अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी तो हम लोग कलेक्शन जान लिया, अब यह है कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क इन जावा। जावा में फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? ये क्या है? ये इट प्रोवाइड्स, ये जेनरिक फ्रेमवर्क का बात कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज फ्रेमवर्क इन जावा? इट प्रोवाइड्स रेडीमेड आर्किटेक्चर। एक फ्रेमवर्क हम लोग उसी को बोलते हैं जो हमें एक रेडीमेड आर्किटेक्चर देगा, जहां पर प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस ये कुछ रहेंगे जो हम लोग यूज करके अपना खुद का काम बहुत इजीली कर पाएंगे। हमको बॉयलर प्लेट्स कोड नहीं लिखना पड़ेगा कि स्टोरिंग के लिए कुछ कोड इतना बड़ा लिख दे, 2-3 लाइन, 4-5 लाइन का कोड लिख दिया स्टोरी डेटा स्टोरिंग के लिए, डेटा में मतलब कहीं पे डेटा स्टोर करने के लिए या तो मैनिपुलेट करने के लिए, वो हमें नहीं चाहिए होगा। फ्रेमवर्क हमें बहुत सारे चीज़ रेडीमेडली अवेलेबल करवा देते हैं जो हम लोग यूज़ करके अपना खुद का काम बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। और फ्रेमवर्क का और एक काम क्या है? इट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को रेडीमेड कुछ क्लासेस और इंटरफेसेस मिल जाएंगे फ्रेमवर्क में, जो आप यूज करके अपना काम बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपका खुद का कोडिंग लिखने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी तरह से व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क? अभी हम लोग जान लिए जावा में फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। अभी फ्रेमवर्क तो हम लोग पहचान लिए हैं क्या होता है भैया। अभी जानना है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है? ये सिमिलरली ये भी एक फ्रेमवर्क है जहां पर हम लोग ये कलेक्शन, द कलेक्शन फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट अ यूनिफाइड आर्किटेक्चर। ये भी एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए काम आता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर स्टोर करना चाहते हैं या तो मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मतलब क्या? मैनिपुलेट का मतलब एक
जैसे कि एक एरे है, उसके बीच में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, या तो लिस्ट है, या तो कुछ ऑब्जेक्ट डिलीट करना चाहते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स या क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है कलेक्शन फ्रेमवर्क में, जो आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके खुद का मतलब एटलीस्ट वो पर्टिकुलर फंक्शन को के लिए आपको खुद का कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी अवेलेबल कुछ मेथड्स है जो हम लोग यूज़ कर पाएंगे, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क हम लोगों को दिया गया है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में है क्या? इसमें भी इंटरफेसेस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन है, क्लासेस, सो जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और कुछ अंडरलाइंग एल्गोरिदम ये कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ करके ये हमारा काम को इजी करता है। तो हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, अभी देखिए व्हाट इज हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। अभी हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है वो तो समझ लिए, अभी बहुत अच्छे से समझना है यहाँ का हायरार्की क्या है। मतलब आप पहले देखिए, द जावा यूटिल पैकेज कंटेन्स ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस फॉर द कलेक्शन फ्रेमवर्क। जावा में एक पैकेज है, जावा यूटिल पैकेज, जो कंटेन करता है ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस फॉर द कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए जो क्लासेस और इंटरफेसेस हमें चाहिए वो जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। अभी पहला जो इंटरफेस कलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सब इंटरफेसेस डिराइव्ड होते हैं, वो है आइटरेबल इंटरफेस। तो हम लोग पहले देख लेते हैं व्हाट इज आइटरेबल इंटरफेस। Iterable interface is the root interface for all the collection classes. हम लोगों को जितना भी क्लासेस है, इंटरफेसेस है, उसका रूट इंटरफेस क्या है? आइटरेबल। The collection interface extends the iterable interface, and therefore all the subclasses of the collection interface also implement the iterable interface. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पर कलेक्शन इंटरफेस है। ये कलेक्शन इंटरफेस एक्चुअली क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है इस आइटरेबल इंटरफेस को, ये एक्सटेंड कर रहा है आइटरेबल इंटरफेस को। इसका मतलब इस कलेक्शन फ्रेमवर्क से जो भी क्लासेस और इंटरफेसेस डिराइव्ड हुए हैं, निकले हैं, वो सब ये आइटरेबल इंटरफेस को बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये यूज होते हैं इस इंटरफेस लिस्ट क्यू से, जो भी देख रहे हैं जो कलेक्शन फ्रेमवर्क से निकले हैं, वो अल्टीमेटली आइटरेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आइटरेबल इसका रूट इंटरफेस है ना। अच्छा, तो iterable क्या, the collection interface extends the iterable interface, and therefore all the subclasses of collection interface also implement the iterable interface. Hopefully ये point clear हो गया। अभी क्या हो रहा है, it contains only one abstract method, that is iterator. iterable interface में एक ही abstract method है। abstract method मतलब जिसका body नहीं है, सिर्फ declaration है। बॉडी हम लोगों को खुद को बनाना पड़ेगा जब हम लोग आइटरेबल को यूज करेंगे अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस में। तो इस आइटरेबल में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दैट इज आइटरेटर, जहां से हम लोग को आइटरेटर मिलेगा। अभी नेक्स्ट क्या है, आइटरेटर इंटरफेस। आइटरेटर इंटरफेस क्या है? आइटरेटर इंटरफेस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ iterating the elements in a forward direction only. अगर आप iterable के अंदर जाए तो आपको दिखेगा कि वहां पर एक iterator वाला मेथड है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो अभी देखा आपने। तो ये मेथड कहाँ से आया? ये मेथड आइटरेटर इंटरफेस से आया, और ये आइटरेटर इंटरफेस एक्चुअली हम लोगों को, और एक्चुअली ये कलेक्शंस को एक आइटरेटर प्रोवाइड करते हैं। आइटरेटर क्या है? ये आइटरेटर यूज करके हम लोग कलेक्शन को आइटरेट कर पाते हैं। आइटरेट मतलब कलेक्शंस
के अंदर हम लोग एक एक करके कलेक्शन के अंदर हम लोग डेटा पुट कर सकते हैं और यह ट्रेवर्स कर सकते हैं। आइटरेटर को यूज करके एक कलेक्शन को ट्रेवर्स कर सकते हैं। अभी क्या है, अभी आइटरेटर भी समझ लिया होपफुली। फिर आ रहा है कलेक्शन इंटरफेस, जो हमारा इंटरफेस है जहाँ से हम लोगों को सब मिलता है, जिसके नाम से हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क आ गया है। तभी ये कलेक्शन इंटरफेस क्या है? The collection interface is the interface which is implemented by all the classes in the collection framework. ये collection interface ये एक ऐसा interface है जो collection framework में मौजूद सब classes इसको implement करते हैं. It declares the methods that every collection will have. ये इस collection interface में बहुत सारे ऐसे methods हैं जो एक्चुअली इस कलेक्शन क्लासेस ये सब मेथड्स इम्प्लीमेंट करते हैं. In other words, we can say that the collection interface builds the foundation on which the collection framework depends. तो हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन इंटरफेस ऐसा एक फाउंडेशन बिल्डअप करते हैं जो जिसके ऊपर बेस करके ये पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क काम करता है. ये फाउंडेशन बिल्डर है, भीत है, नींव है किसी फ्रेमवर्क का. हम लोग जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना, उसका जो नींव होता है वही है ये कलेक्शन. अभी क्या है, सम ऑफ द मेथड्स ऑफ कलेक्शन इंटरफेस आर बूलियन, जैसे ऐड, एड ऑल, वॉइड, क्लियर एटसेट्रा. ये कुछ कलेक्शन इंटरफेस के कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया है. इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है, जैसे कि ऐड, एड ऑल. ऐड ऑल कहाँ यूज होता है? जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐड करना चाहते हैं किसी भी एक कलेक्शन क्लासेस में, तो हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं, ऐड ऑल और क्लियर, which are implemented by all the subclasses of collection interface. ये सब subclasses collection interface के जो subclasses हैं ये सब ये methods यूज कर सकते हैं. तो हम लोग अभी तो ये देख लिए हैं क्या क्या है, तो हम लोग एक बार ये बीच वाला जो पिक्चर है उसको भी एक बार समझ लेते हैं. तो पहले आ गया रूट इंटरफेस दैट इज आइटरेबल. आइटरेबल से आ गया कलेक्शन जो आइटरेबल को इम्प्लीमेंट करता है. अभी ये कलेक्शन से आ गया 3 इंटरफेसेस, एक है लिस्ट, एक है क्यू और एक है सेट. सो कलेक्शन का 3 इंटरफेस है. ये 3 इंटरफेस जो कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करता है, कलेक्शन इंटरफेस को. अभी ये इंटरफेस में, इस इंटरफेस में वो सब मेथड है जो कलेक्शन इंटरफेस में है. ठीक है, तो और क्या है, ये तो एक इंटरफेस हो गया, लेकिन हम लोग तो इंटरफेस को लेके काम नहीं करेंगे. हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस चाहिए जो वहाँ इसका मेथड को इम्प्लीमेंट कर पाए. और फाइनली हम लोग इसी क्लासेस को लेके अपना खुद का कलेक्शन बनाएंगे. सो जैसे लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस क्या है? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक. सो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट आ गया. उसके बाद वेक्टर एंड स्टैक ये लेगेसी कलेक्शन है, ये बहुत पुराना है. बाकी नए में एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट ऐड हुआ है. और इसके बाद आ जाता है क्यू. क्यू में क्या है? क्यू में एक इम्प्लीमेंटेशन, क्यू अगर देखें अब, क्यू में एक आता है, क्यू से डी क्यू निकलता है जो एक इंटरफेस है. और ये डी क्यू क्या करता है? डी क्यू से निकला हुआ है एरे डी क्यू जो एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है. और क्यू से और एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास निकला है, वो है प्रायोरिटी क्यू. ठीक है, तो क्यू का जो भी मेथड है या कलेक्शन का जो भी मेथड्स है वो हम लोग प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू इसमें मिल जाएगा हम लोग को. हम लोग ये यूज कर पाएंगे क्योंकि इसी इंटरफेस से ये सब इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस डिराइव हो रहे हैं. तो we can use all the methods that is mentioned in the interface in our implementation classes. उसके बाद आ जाता है सेट और एक इंटरफेस. सेट में अगर आप देखें तो सेट से एक निकला है इंटरफेस जो है सॉर्टेड सेट. ये इस इम्प्लीमेंटेशन क्लास से इस इंटरफेस से एक इम्प्लीमेंटेशन निकला है, वो है ट्री सेट.
और सेट से और एक दो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है, एक हैश सेट और एक है लिंक्ड हैश सेट। तो अब अगर आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क समझना है तो ये सब इसी के बीच में घूम रहे हैं। एक बार आप लोग ये अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना सब कुछ। तो हम लोग जा रहे हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, यहाँ पर वो आइटरेबल इंटरफेस और आइटरेटर के कुछ मेथड्स दिया हुआ है। जैसे आइटरेटर आप लोग समझ रहे हैं, जो हम लोग को आइटरेट करने में मदद करता है। उसमें क्या है, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। हैज नेक्स्ट क्या देता है, हैज नेक्स्ट मेथड यही समझाता है, अगर हमारे कलेक्शन में ये चेक करता है हमारे कलेक्शन में कोई नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं है। अगर है तो वो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हम लोग को नेक्स्ट मेथड करना पड़ेगा कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है उसको फेच करने के लिए। और रिमूव मेथड तो एज द नेम इम्प्लाइज, इससे समझ में आ जाता है कि ये रिमूव मेथड ऑब्जेक्ट को कलेक्शन से रिमूव करने के लिए यूज होता है। अच्छा, अभी हम लोग लिस्ट तो देखे थे लिस्ट, अभी हम लोग समझते हैं कि एरे लिस्ट क्या है। स्पेसिफिकली एरे लिस्ट, व्हाट इज एरे लिस्ट। तो हम लोग प्रीवियसली देखे हैं, पहला जो रूट इंटरफेस है वो है आइटरेबल। सो आइटरेबल एक रूट इंटरफेस है जिसको एक्सटेंड कर रहा है कलेक्शन, कलेक्शन को एक्सटेंड कर रहा है लिस्ट, फिर लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्लास, और एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को फाइनली एक्सटेंड कर रहा है एरे लिस्ट। सो फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं पूरी बात। तो क्या हो रहा है, आइटरेबल एक इंटरफेस है जिसको एक्सटेंड कर रहा है कलेक्शन, कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है लिस्ट इंटरफेस, फिर लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, एंड फाइनली एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को एक्सटेंड कर रहा है एरे लिस्ट क्लास। ये एरे लिस्ट क्लास ये एक्चुअली फाइनली ये सब क्लास है लिस्ट इंटरफेस का। एरे लिस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। जावा एरे लिस्ट क्लास यूजेस अ डायनामिक एरे। सो एरे हम लोग पहले होपफुली आप सब लोग जानते हैं व्हाट इज एरे। एरे क्या है, एरे एक ऑब्जेक्ट कलेक्शन है, वो भी एक कलेक्शन टाइप है, लेकिन उसका क्या है, वो एक फिक्स टाइप का है। अगर हम लोग पहले से एरे क्रिएट कर लेते हैं तो उसको बढ़ा नहीं पाते हैं। मतलब अगर think that we have already created a array, an array of size 10, मतलब हम लोग मैक्सिमम 10 ऑब्जेक्ट को या सॉरी 10 आइटम को एरे में फिट कर सकते हैं। अगर हम लोग 11th आइटम को एरे में पुश करने जाए तो आउट ऑफ मेमोरी एक हम लोग एक्सेप्शन हम लोगों को मिलेगा, आउट ऑफ बाउंड। तो वो एक एक्सेप्शन मिलता है। तो ऐसे ही क्योंकि हम लोग जो साइज मेंशन किया है वहां से ये ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम लोग को ये एक एक्सेप्शन मिलता है। लेकिन एरे लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट एक डायनामिक एरे है। इसका मतलब अगर हम लोग एरे लिस्ट में कुछ भी इंसर्ट करते जाए तो उसका साइज बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंग टू आवर इंसर्शन। अगर कम हुआ तो कम साइज का होगा, अगर बढ़ते रहे तो वो अकॉर्डिंगली अपना साइज इंक्रीज करते रहेगा ये एरे लिस्ट। सो एरे लिस्ट क्या है, जावा एरे लिस्ट क्लास यूजेस अ डायनामिक एरे। ये एरे स्टैटिक होते हैं तो ये डायनामिक एरे यूज करता है फॉर स्टोरिंग द एलिमेंट्स। इट इज लाइक एन एरे, ये एरे है, एरे जैसा ही है, बट देयर इज नो साइज लिमिट। जैसे एरे में होता है एक साइज लिमिट होता है, लेकिन एरे लिस्ट में ये साइज लिमिट नहीं है। वी कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स। हम लोग
अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स को एरे लिस्ट में। ये डायनामिकली रिएक्ट करता है। सो इट इज मच मोर फ्लेक्सिबल, सो इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल बोला गया है, फ्लेक्सिबल देन द ट्रेडिशनल एरे। ट्रेडिशनल एरे में हम लोग को ये फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं रहती कि हम लोग कहीं भी कभी भी ऐड कर दे, रिमूव कर दे। ये एक फैसिलिटी हम लोग एरे लिस्ट से मिल जाते हैं। इट इज फाउंड इन द जावा यूटिल पैकेज, तो ये हम लोगों को फिर से वो जावा यूटिल पैकेज में ही मिलता है एरे लिस्ट। कोई भी कलेक्शन का कुछ भी चीज वो जावा यूटिल पैकेज में ही रहते हैं। अच्छा, ये समझ लीजिए अभी हो गया कि एरे लिस्ट क्या क्या इम्प्लीमेंट्स और एक्सटेंड्स करता है। जैसे इट इनहेरिट्स द एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्लास, सो ये एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट में जो भी प्रॉपर्टीज है वो फाइनली एरे लिस्ट एक्सटेंड करता है। एंड इम्प्लीमेंट्स, ये इम्प्लीमेंट क्या क्या करता है, लिस्ट, रैंडम एक्सेस, क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेसेस। ये 4 इंटरफेस एरे लिस्ट इम्प्लीमेंट करता है। एक तो हो गया लिस्ट, एक हो गया रैंडम एक्सेस, ये क्लोनेबल एंड एक सीरियलाइजेबल। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, रैंडम एक्सेस इंटरफेस यही हमें एरे लिस्ट को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है। मतलब रैंडम एक्सेस मतलब कहीं से भी रैंडमली आप इसका कोई भी ऑब्जेक्ट को, एरे लिस्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाते हैं। तो इसीलिए एरे लिस्ट में सर्चिंग इज वेरी फास्टर देन एनी अदर कलेक्शन। हम लोग यहाँ पर सर्च, एरे लिस्ट में अगर कुछ सर्च करना हो वो फटाफट हम लोगों को जल्दी से एरे लिस्ट दे देता है कंपेयर टू अदर कलेक्शन, क्योंकि ये रैंडम एक्सेस इंटरफेस इम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, एरे लिस्ट का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग देख लेंगे, वो है जावा एरे लिस्ट क्लास कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स। एरे लिस्ट में हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट्स को पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने 2 या एक नंबर 2 मैंने ऐड कर दिया और नेक्स्ट टाइम ये 2 नहीं ऐड कर पाएंगे। ये डुप्लीकेट हम लोगों को अलाउ करता है एरे लिस्ट। जावा एरे लिस्ट क्लास मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। इंसर्शन ऑर्डर मतलब जिस हिसाब से हम लोग इंसर्ट किए हैं, हम लोग अगर उसको एरे लिस्ट से निकालना चाहे वो उसी हिसाब से अब हम लोग को मिल जाएगा। जैसे पहला नंबर शायद मैं 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, तो हम लोगों को 2, 3, 4 इसी हिसाब से हम लोग नंबर को मिल भी जाएगा हम लोगों को। मतलब इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। उसके बाद आता है जावा एरे लिस्ट क्लासेस नॉन सिंक्रोनाइज। ये सिंक्रोनाइज नहीं है। सिंक्रोनाइज मतलब थ्रेड सेफ्टी, मतलब ये 2 थ्रेड अगर आपस में एरे लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है अगर हम लोग लॉकिंग टेक्निक यूज ना करें। ये हम लोग फिर से समझेंगे अच्छी तरह से जब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग सेक्शंस में जाएंगे। वो चैप्टर जब समझाऊंगी आपको, तब मैं एरे लिस्ट सिंक्रोनाइजेशन या तो कलेक्शन सिंक्रोनाइजेशन के बारे में भी बहुत अच्छे से समझा देंगे। ये आपके अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर 2 थ्रेड्स आपस में जाके एरे लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं एट ए टाइम, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग को प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट या तो रिजल्ट पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हम लोगों को रॉन्ग डेटा मिल सकता है। तो इसलिए कुछ टेक्निक्स है इसको मेंटेन करने के लिए। अच्छा, जावा एरे लिस्ट अलाउज रैंडम एक्सेस बिकॉज द एरे वर्क्स ऑन एन इंडेक्स बेसिस। ये मैंने बोल दिया आपको, ये रैंडम एक्सेस इंटरफेस यूज करता है क्योंकि ये इंडेक्स के ऊपर काम करता है। इंडेक्स मतलब ब्लॉक्स, लाइक फर्स्ट इंडेक्स में क्या गुजरा है, सेकेंड इंडेक्स में कौन सा इंसर्ट हुआ, थर्ड इंडेक्स में कौन सा ऑब्जेक्ट हम लोग इंसर्ट करते हैं, ये इस हिसाब से ये मेंटेन करता है इंडेक्स वाइज। In array list, manipulation is little bit slower than the linked list in Java. यहाँ पर array list में अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने जाइए, मतलब एरे लिस्ट के बीच में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने जाइए या बीच से कुछ ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहे, तो ये
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू लिंक लिस्ट। मैंने आपको तब क्या बोला, यहाँ पर सर्चिंग बहुत इजी होता है, लेकिन डेटा को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अरे लिस्ट में, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मैनिपुलेट करने जाए, जैसे कुछ रिमूव करने जाए, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, रिमूव हो गया, फिर ऑब्जेक्ट्स को शिफ्ट करके ठीक जगह प्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर एक ब्लैंक प्लेस हो जाएगा, जो अरे लिस्ट में ब्लैंक प्लेस नहीं रख सकते, इसीलिए रिमूव के बाद फिर से हम लोग को ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके के वो ब्लैंक प्लेस को कवर अप करना पड़ता है। मतलब ये अरे लिस्ट करता है, हम लोग नहीं करते, अरे लिस्ट करता है। In array list, manipulation is a bit slower than the linked list in Java because a lot of shifting needs to occur if any element is removed from the array list. We cannot create an array list of primitive type such as int, float, character, etc. तो हमारा मतलब पहले जो हम लोगों के पास एरे था, उसमें हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। बट एरे लिस्ट एक है जहाँ पर एरे लिस्ट कलेक्शन में हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो रिस्पेक्टिव रैपर क्लास है, उसको रैपर क्लास हम लोगों को इसका ऑब्जेक्ट देगा, तो हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप को एरे लिस्ट में इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, जो हम लोग एरे में कर सकते थे। इट इज रिक्वायर्ड टू यूज द रिक्वायर्ड रैपर क्लास इन सच केसेस। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर आईएनटी के लिए इंटीजर, फ्लोट के लिए फ्लोट रैपर क्लास, कैर के लिए कैरेक्टर रैपर क्लास, एक्सेट्रा। जावा एरे लिस्ट गेट्स इनिशियलाइज्ड बाय द साइज। तो हम लोग जब एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो एक इनिशियल साइज को लेके ये क्रिएट हो जाता है, और ये इनिशियल साइज है 10। अगर हम लोग जस्ट लिस्ट न्यू एरे लिस्ट करते हैं, तो एक इनिशियल साइज आता है, वो है 10 साइज का लेके एक एरे लिस्ट। द साइज इज डायनामिक इन द एरे लिस्ट। साइज डायनामिकली चेंज होता है, विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स गेटिंग एडेड और रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। ये साइज चेंज होता है जैसे जैसे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को एरे लिस्ट में ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं, इस तरह से हम लोगों का एरे लिस्ट का साइज भी चेंज होता है। तो ये हम लोगों को गया एरे लिस्ट। हम लोग इसके बाद लिंक लिस्ट समझेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहा, प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं वो डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी।